वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? तो सहसंबंध के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था प्रोफेसर ब्रावे द्वारा। और किस फील्ड में किया था? ये प्राणी शास्त्र और जनन विज्ञान में। इसके अलावा सहसंबंध के सिद्धांतों का आधुनिक व विकसित रूप दिया था प्रोफेसर गॉल्टन और कॉल पियर्सन द्वारा। इसका यूज कहाँ होता है कोरिलेशन का? तो आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक क्षेत्रों में घटित होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करने, उनका निर्वचन यानी कि उनकी व्याख्या करने, पूर्वानुमान लगाने हेतु किया जाता है। सहसंबंध दो या दो से अधिक समकक्ष श्रेणियों के मध्य क्या, एक तो होती है आश्रितता कि वे एक दूसरे पर कितनी डिपेंडेंट है, वह सहानुभूति के संबंध को व्यक्त करती है। किसी समकक्ष श्रेणी में परिवर्तन के कारण कमी या वृद्धि, दूसरी समकक्ष श्रेणी में परिवर्तन, कमी या वृद्धि की प्रकृति का अध्ययन को क्या कहते हैं? सहसंबंध के सिद्धांतों का अध्ययन से व्यक्त करते हैं। जैसे कि एक श्रेणी में कोई कमी या वृद्धि हुई है तो इससे दूसरी श्रेणी में कौन क्या प्रभाव पड़ा है, इसमें कमी होगी या वृद्धि होगी। तो इस प्रकृति के अध्ययन को हम कैसे सहसंबंध के सिद्धांतों से व्यक्त करते हैं। इसका उपयोग देखते हैं हम। एक तो हमने देखा इसका उपयोग किसमें? आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक क्षेत्रों में घटित होने वाली घटनाओं का विश्लेषण, व्याख्या और पूर्वानुमान लगाने हेतु किया जाता है। इसके अलावा सहसंबंध का महत्व जनन विज्ञान के साथ साथ आर्थिक, व्यवसायिक क्षेत्रों में घटित होने वाली घटनाओं का विश्लेषण करने, उनके आधार का पूर्वानुमान लगाने में किया जाता है। इसके अलावा सहसंबंध से ज्ञात किए गए निष्कर्षों पर पूर्वानुमान अधिक विश्वसनीय व परिशुद्ध होते हैं। इसमें किस हिसाब से दिया गया है? कॉल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सहसंबंध का उपयोग प्रतिगमन, रिग्रेशन, समाश्रमण या विचरण अनुपात में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम इसके प्रकार, जो कि दिशा के आधार पर, अनुपातों के आधार पर और गुणों के आधार पर विभक्त किया गया है। तो दिशा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। इसके अलावा अनुपातों के आधार पर होता है सरल रेखीय संबंध और बहुरेखीय संबंध, और गुणों के आधार पर हो गए बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध। पहला हम देखते हैं इसमें, जो कि दिशा के आधार पर है। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन। किसी एक समकक्ष श्रेणी में कमी या वृद्धि के कारण दूसरी श्रेणी में कमी या वृद्धि की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो उनके बीच क्या होगा? धनात्मक सहसंबंध। अगर एक श्रेणी में कमी या वृद्धि हो रही है, उसी अकॉर्डिंग अगर दूसरी श्रेणी में कमी या वृद्धि हो रही है तो उसे कहेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन। जबकि नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा कि एक श्रेणी में परिवर्तन के कारण दूसरी श्रेणी में परिवर्तन उसके विपरीत दिशा में होगा। जैसे कि अगर एक श्रेणी में वृद्धि हो रही है तो दूसरी श्रेणी में क्या होगी? कमी। तो क्या होगा इसमें? ऋणात्मक सहसंबंध। इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? कि इसमें वृद्धि होगी तो दूसरी श्रेणी में भी वृद्धि होगी, और अगर कमी हो रही है तो दूसरी श्रेणी में कमी होगी। नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल देखते हैं हम कि कीमत में कमी या वृद्धि के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि या कमी, ये क्या हो गया? ऋणात्मक सहसंबंध। इसके बाद विद्युत उपभोग के साथ साथ मासिक खर्चों में परिवर्तन होता है। जैसे हम जितना बिजली का यूज करते हैं उस हिसाब से हमारे मासिक खर्चों में बढ़ोतरी होती है, तो ये क्या हो गया? धनात्मक सहसंबंध। जैसे वर्षा के साथ साथ उत्पादन, जैसे वर्षा की बढ़ोतरी होगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा। परिवर्तन के साथ साथ पूर्ति में परिवर्तन। नेक्स्ट हम देखते हैं रेखीय और वक्र रेखीय सहसंबंध। इसमें क्या होगा? यदि किसी श्रेणी में परिवर्तन के कारण दूसरी श्रेणी में परिवर्तन का अनुपात समान रहे तो इन श्रेणियों के मध्य बनने वाला वक्र क्या होगा? सरल रेखीय वक्र होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें हमें दिया है रेन और उत्पादन जो कि टन में है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सीरीज 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ हो गई 5, 10, 15, 20 और ये हो गई 25। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे इसका अनुपात निकालते हैं तो ये क्या आ गया? 2:5 हो गया। 2:5। इसको हम देखेंगे तो इसका अनुपात भी सेम हो गया, 2:5। ये भी सेम हो गया, 2:5।
तो इनका क्या होगा, इनका रेशियो सेम होगा पूरे का। ये भी ये भी हो गया 2:5 और ऐसे ही ये भी हो जाएगा। ये क्या होगा, रेखीय वक्र होगा, रेखीय सहसंबंध होगा। इसमें नोट में क्या दिया हुआ है कि भौतिक विज्ञान व पूर्ण विज्ञान के सिद्धांतों में रेखीय सहसंबंध होता है, जबकि आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक क्षेत्रों में वक्र रेखीय सहसंबंध होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुणों के आधार पर। तो सरल सहसंबंध आएगा इसमें सबसे पहले। किसी एक श्रेणी के गुण या विशेषता में परिवर्तन के कारण दूसरी श्रेणी में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरल सहसंबंध। जैसे एग्जाम्पल, वर्षा है और दूसरा है हमारे पास में उत्पादन। तो अगर वर्षा क्या है, स्वतंत्र चर है, और उत्पादन क्या है, आश्रित चर है। तो स्वतंत्र चर के कारण जो आश्रित चर में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं सरल सहसंबंध। किसी एक स्वतंत्र चर के कारण दूसरे आश्रित चर पर परिवर्तन की प्रवृत्ति का अध्ययन करने हेतु उपयोगी होता है। नेक्स्ट होता है बहुगुणी और आंशिक सहसंबंध। बहुगुणी क्या होगा, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों में परिवर्तन के कारण किसी आश्रित चर में परिवर्तन करने हेतु। जबकि आंशिक चर क्या होगा, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर में से एक में परिवर्तन के कारण दूसरी श्रेणी में परिवर्तन की प्रवृत्ति का अध्ययन हेतु आंशिक सहसंबंध उपयोगी है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम। इनके एग्जाम्पल है वर्षा, जलवायु, तापमान में से जलवायु में परिवर्तन के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन हेतु। और जैसे वर्षा में, जलवायु में, तापमान और उत्पादन में हम देखते हैं तो ये क्या हो गया, आंशिक सहसंबंध। और अगर बहुगुणी देखते हैं हम तो जैसे वर्षा, जलवायु, उत्पादन, हमारे पास 3 श्रेणियां हैं। इसमें वर्षा क्या है, स्वतंत्र चर, जलवायु स्वतंत्र चर है, उत्पादन क्या है, आश्रित चर है। तो इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर है, इसमें दो चर हो गए, के कारण आश्रित चर में जब परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं हम बहुगुणी सहसंबंध। नेक्स्ट है हमारा सहसंबंध गुणांक की मात्रा। इसमें हम एक टेबल बनाते हैं। ये हो गया हमारे पास में धनात्मक, एक होगा हमारे पास में ऋणात्मक। एक होता है हमारे पास में पूर्ण, नेक्स्ट होगा अभाव, और लास्ट होता है सीमित। हम यहां से देखते हैं, पूर्ण में जब हम देखते हैं तो धनात्मक में क्या होगा, +1, और ऋणात्मक में होगा -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें दिशा समान है, दिशा समान है। और नेगेटिव का मतलब क्या है, इसमें दिशा विपरीत है। इसके अलावा इसमें और क्या है पॉजिटिव में, कि इसमें अनुपात समान है, और इसमें क्या है, इसमें भी अनुपात समान है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर अभाव में सहसंबंध गुणांक, तो इसमें हो गया 0 और ये हो गया 0। इसका मतलब क्या है जीरो का, कि इसमें परस्पर जो आश्रितता होती है, परस्पर आश्रितता या सहानुभूति का अभाव होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद सीमित में। तो सीमित में क्या होगा, ये हो गया हमारे पास में, इसमें जो आर की वैल्यू है वो 1 से कम होगी और 0 से ज्यादा होगी। और अगर ऋणात्मक में देखते हैं तो इसमें -1 से ज्यादा होगी आर की वैल्यू और 0 से कम होगी। अब इसमें भी 3 तरीके के स्तर बनाए हुए हैं। अगर हम इसके स्तरों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसमें सीमित में उच्च स्तर, इसके बाद आएगा मध्य स्तर, और लास्ट होगा इसमें निम्न स्तर।
अब इनमें क्या होगा उच्च स्तर में? उच्च स्तर में हम देखते हैं तो इसमें 0.75 की वैल्यू होगी। कहां तक? 1 के बीच तक। इसमें वैल्यू कैसे आएगी आर की? 0.75 से 1 के बीच। और नेगेटिव में जब हम देखते हैं तो ये आएगा माइनस का 0.75 से माइनस का 1 तक। फिर हम देखते हैं मध्य स्तर में आर की वैल्यू, तो इसमें आएगी 0.25 से 0.75 के बीच। जबकि हम नेगेटिव में देखते हैं अगर, तो इसमें आएगी माइनस का 2.5, माइनस का 0.25 से 0.75 तक। और अगर हम निम्न स्तर देखते हैं तो इसमें आएगा 0 से 2.5 तक। जबकि नेगेटिव में हम देखते हैं तो यहाँ पे आएगा 0.25 से 0 तक। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें +1 की वैल्यू देखनी है, अगर हमें +1 की वैल्यू देखनी है तो क्या होगा कि जैसे कि हमने देखा कि पिता की आयु का संबंध पूछा है हमसे, पिता की आयु और पुत्र की आयु का संबंध पूछा है, सहसंबंध, पुत्र की आयु का सहसंबंध। तो इसका मतलब क्या है? इसमें +1 आएगा क्योंकि पिता की आयु जैसे चेंज होगी वैसे ही पुत्र की आयु भी चेंज होगी। अगर हमसे पूछा जाता है कि पिता की आयु का सहसंबंध हमें निकालना है पुत्र की आय से, मतलब सैलरी से, इनकम से, तो इसमें कोई सहसंबंध, इसमें +1 नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या है, आयु का प्रभाव आय पर नहीं पड़ रहा, तो इसमें कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा अगर हम +1 की बात करते हैं तो हमने माना जैसे विद्युत का उपभोग हो गया, विद्युत उपभोग से खर्च में परिवर्तन, इसमें +1 हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि किसी की कीमत में 20% अगर हम वृद्धि करते हैं तो वृद्धि के कारण मांग में क्या होती है? हमेशा कमी होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? -1। इसके बाद देखते हैं हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां। सहसंबंध गुणांक, जब हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां देखते हैं तो इसमें मुख्यतः 5 विधियां होती है। पहली है बिंदु बिंदु विक्षेप विधि। सेकंड है हमारे पास में कॉल पियर्सन विधि। थर्ड है स्पेयरमैन विधि। फोर्थ है संगामी विचलन विधि। और लास्ट है हमारे पास में न्यूनतम वर्ग विधि। तो फर्स्ट विधि की बात करते हैं, बिंदु विक्षेप विधि क्या होती है? फर्स्ट है हमारे पास बिंदु विक्षेप विधि। तो यह विधि क्या करती है? सहसंबंध की दिशा की प्रवृत्ति की जानकारी हमें देती है। सहसंबंध
दिशा की प्रवृत्ति की जानकारी। इसके अलावा इसे कैसे हम यूज में लेते हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें कागज की पेज पर, कागज के पेज पर दो या दो से अधिक समंक श्रेणियां, समंक श्रेणियों के युग्म को क्या करते हैं, हम बिंदु से अंकित करते हैं, को बिंदु से अंकित करते हैं। इसमें हम कुछ ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राफ। अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ये भुजाक्ष आता है। यहाँ क्या आएगा, x मतलब स्वतंत्र चर आएगा। इसके बाद यहाँ y अक्ष पे क्या आएगा, आश्रित चर होता है, और इसे कहते हैं हम कोटि अक्ष। तो फर्स्ट जब हम बात करते हैं, तो अगर सह संबंध का अभाव है, इस ग्राफ में क्या है, सह संबंध का अभाव। तो जब हम अभाव की बात करते हैं तो ये ग्राफ कैसा बनता है, ये कुछ इस तरह से बनता है, राउंड में। सेकंड, अगर हम देखते हैं कि इसमें दिशा समान हो, दिशा समान हो और अनुपात समान हो, दिशा अनुपात दोनों समान होगा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ सरल रेखीय बनेगा, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पर होगा x अक्ष, ये होगा y अक्ष, क्योंकि यहाँ पर आश्रित चर आएगा, यहाँ स्वतंत्र चर आएगा। इसके अलावा क्या बनेगा, धनात्मक बनेगा। में क्या होगा, धनात्मक में r बराबर +1 होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अगर थर्ड ग्राफ, तो ये क्या होगा, इसमें r धनात्मक और सीमित होगा। तो इस तरीके का ग्राफ कैसे बनेगा, ये कुछ इस शेप में बनेगा। इसके बाद है इसमें दिशा विपरीत हो और अगर अनुपात समान हो, तो r बराबर क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, -1। यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। और लास्ट हम देखते हैं अगर r ऋणात्मक और सीमित हो, यानी कि 0 से कम हो r की वैल्यू, -1, 0 से कम हो और -1 से ज्यादा हो, तो इस तरीके का ग्राफ कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें क्या है कि बिंदु जितने आपस में दूर होंगे उतना कम सहसंबंध होगा, और जितने नजदीक होंगे उतना उच्च स्तर का सहसंबंध होगा। इसके बाद हम देखते हैं कॉल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या होता है कि दिशा की प्रवृत्ति की जानकारी के लिए हम इसका यूज करते हैं, और सहसंबंध की मात्रा की जानकारी देता है यह गुणांक। सहसंबंध गुणांक की श्रेष्ठ विधि माना जाता है इसे, कॉल पियर्सन को। इसमें क्या क्या यूज में आएगा, समांतर माध्य यूज में आता है, प्रमाप विचलन यूज में आता है। इसमें क्या होगा, सह विचरण का हम यूज करेंगे एक्स एंड वाई, जो कि क्या होता है, निरपेक्ष माप होता है। इसके अलावा सह विचरण या सापेक्ष माप, जिसमें आर आएगा, आर सहसंबंध, और जो कि क्या होगा, सापेक्ष माप होएगा। इसके स्टेप देखते हैं हम कैसे होगा ये। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स और वाई समंक श्रेणियों का समांतर माध्य निकालना है। मतलब ये हो गया समीशन एक्स अपॉन एन करना है, हमें एक्स बार निकालना है और वाई बार निकालना है, तो समीशन वाई अपॉन एन। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स व वाई श्रेणी के सभी पद मूल्यों का उनके माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन कैसे ज्ञात करेंगे हम, डी एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स बार, डी वाई बराबर हो गया वाई माइनस वाई बार। इसके बाद हमें क्या करना है कि इनके गुणनफलों का योग हमें करना है, डी एक्स और डी वाई का गुणनफल करके इनका क्या करना है, योग करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें n का भाग देना है, दोनों का सह विचरण या कोवेरियंस निकालेंगे हम। तो समीशन डी एक्स एन डी वाई अपॉन एन। जब हम कोवेरियंस निकालते हैं तो इसका माप क्या आएगा, निरपेक्ष माप आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है,
कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, समीशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। देखते हैं हम सिग्मा एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर। तो इस सिग्मा एक्स का मतलब है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होगा। सिग्मा वाई का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का। हम एक एग्जांपल देखेंगे। अगर हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास क्या दी हुई है, दो श्रेणियां एक्स और वाई, एन हमारे पास दिया है 15, एक्स बार की वैल्यू अगर हमें दी है 25, 18, सिग्मा की वैल्यू हमें दी है 5, और समीशन डी एक्स और डी वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 2, 5। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होगा आर का, समीशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स, सिग्मा ऑफ एक्स और सिग्मा ऑफ वाई। और हम एक चीज और देखते हैं इसमें, सिग्मा ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं हम। तो ये हमारे पास होता है समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास में समीशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सीधा सीधा, तो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है। डी एक्स और डी वाई का योग हमें दिया है 125, तो हमने यहाँ 125 रख दिया। एन की वैल्यू हमें दी है 15, 15 हो गई। इसके बाद हमें क्या दिया है, वैल्यू दी हुई है सिग्मा की एक्स और वाई की श्रेणी की, तो ये हो गया 5 और 5। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ से 1/3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आर की हमारे पास 0.33। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट विधि देखते हैं, शॉर्टकट मेथड। सेकंड हो गया हमारे पास में शॉर्टकट मेथड। ये क्या होगा, इसमें हम आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है समीशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई अपॉन एन, डिवाइड में आएगा यहाँ पर समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, और ऐसे इधर क्या हो जाएगा, समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद थर्ड विधि आती है मूल बिंदु से सहसंबंध ज्ञात करना, जो कि हमें कैसे ज्ञात करना है। ये क्या होगा, विचलन रहित होगा। इसके भी 3 स्टेप है। सबसे पहले हमें क्या करना है, समीशन एक्स और समीशन वाई निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, समीशन एक्स वाई निकालना है। और स्टेप 3 में हमें क्या करना है, समीशन एक्स स्क्वायर करके और समीशन वाई स्क्वायर करके क्या करना है, इनका गुणा करना है। एक बार हमें क्या निकालना है, समीशन एक्स और समीशन वाई निकालना है। इसके बाद हमें समीशन, पहले हमें क्या करना है, एक्स वाई का गुणा करना है, फिर इनका समीशन निकालना है, इनका योग निकालना है। और नेक्स्ट में हमें क्या करना है, समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन वाई स्क्वायर का गुणा करना है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन एन, और रूट में क्या हो जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई स्क्वायर अपॉन एन। अब इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला है हमारे पास, कॉल पियर्सन सहसंबंध गुणांक मूलांक व पैमाने अनुमाप से क्या है, स्वतंत्र होगा और अप्रभावित होगा। नेक्स्ट है, आर का मान क्या है, -1 से +1 होगा। हमने देखा है -1 से +1 होगा। ये -1 हो सकता है और +1 भी हो सकता है, इक्वल्स टू में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतीप गमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य आर बराबर क्या होगा, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। मतलब एक्स वाई का मतलब क्या है,
कॉफिशिएंट x का y पर और बी वाई का क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट y का x पर। इसके बाद हम देखते हैं x व y श्रेणियों के मध्य यदि अगर x व y श्रेणियां एक दूसरे से स्वतंत्र है या इनके मध्य विचरण शून्य है तो सहसंबंध गुणांक शून्य होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संभाव्य विभ्रम। एरर ऑफ आर। अब देखते हैं हम इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूज होता है इसकी गणना की शुद्धता की जांच के लिए। इसके बाद इसका यूज होता है आर का निर्वचन मतलब व्याख्या के लिए। और आर मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, अर्थपूर्ण है या अर्थहीन, ये जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबल एरर ऑफ आर इज इक्वल्स टू 2/3 गुणा में आएगा 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन रूट एन। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2/3 1 प्लस आर या 1 माइनस आर अपॉन रूट एन। फिर जो इसकी वैल्यू आएगी उसे हम क्या करेंगे, आर में एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो अगर वैल्यू हमारे पास प्लस आती है, अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होगी, ये आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम लिमिट। और अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होगी, आर की मिनिमम लिमिट होगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है, क्वेश्चन हमें दिया है, आर हमारे पास दिया हुआ है 0.80, एन की वैल्यू हमारे पास 9 है, हमें निकालना है ऑफ आर। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास में, 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट में एन। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 2/3 हो गया, 1 माइनस 0.80 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है अपॉन में रूट 9। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर 0.36 अपॉन 3.12, ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 0.08। ये हो गया हमारे पास में एरर ऑफ आर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना था आर प्लस माइनस पीई। अब हम प्लस करेंगे आर में, आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास है 0.08, आर हमारे पास है 0.80, प्लस करना है हमें तो प्लस हम करेंगे 0.08 को, और एक बार हमें क्या करना है, 0.80 में से माइनस करना है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से हमें मैक्सिमम लिमिट और यहाँ से हमें प्राप्त होगी मिनिमम लिमिट। इस तरीके से हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है। इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.88 और ये यहाँ पर हो जाएगा लगभग 72 के समथिंग। इसके बाद हम देखते हैं निर्वचन क्या होगा। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, निर्वचन। अब निर्वचन में क्या होगा कि आर अगर ग्रेटर देन है 6 पीई के तो ये क्या होगा, यहाँ पर आर अर्थपूर्ण और सार्थक होगा। और जबकि अगर ये 6 पीई से कम है आर की वैल्यू तो क्या होगी, आश्रितता अर्थहीन होगी। इसके अलावा अगर आर 0.3 से कम है तो क्या होगा, प्रोबेबल एरर उससे भी कम हो तो सहसंबंध लगभग नगण्य और शून्य होगा। इसके अलावा अगर 0.5 से अधिक है तो क्या होगा, अपेक्षाकृत क्रम कम और इसकी विद्यमानता लगभग निश्चित होगी। इसके बाद हम देखते हैं मानक विभ्रम क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसके फॉर्मूले में क्या करना है हमें,
1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन था, रूट एन था। तो प्रोबेबल एरर में से हमें क्या हटाना है, 2/3 को हटाना है, तो क्या निकल जाएगा, मानक विभ्रम निकल जाएगा। तो प्रोबेबल एरर ऑफ आर कितना था हमारे पास में, 2/3, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एस ई ऑफ आर। इसे हम बोलेंगे एस ई, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। यहां से हम दोनों में संबंध निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबल एरर ऑफ आर बराबर कितना हो गया, 2/3 एस ई ऑफ आर। अब ऐसे ही हम यहाँ से एस ई और ऑफ आर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नया फॉर्मूला क्या आ गया, 3/2 पीई ऑफ आर। यहां से हम देखते हैं कि पीई इज लेस देन किससे है, एस ई से। नेक्स्ट है स्पेयरमैन कोटी अंतर विधि। इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, संगामी विचलन विधि। संगामी विचलन विधि, इस विधि में क्या करना है हमें, यह विधि हमें क्या देगा, यह विधि हमें सहसंबंध, सहसंबंध की दिशा यानी कि उसकी प्रवृत्ति जैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है की जानकारी देगा। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आर बराबर +-2, ये हो गया यहाँ पर c माइनस एन अपॉन एन। अब देखेंगे हम c क्या है, यहाँ पर इसी एक एग्जांपल से समझते हैं कि c क्या है। तो c होता है कि कितने हमारे पास में पॉजिटिव पेयर बने हैं, पेयर बने हैं। और n यहाँ पे क्या करना है हमें, वैसे n होती है पदों की संख्या, पर यहाँ पर क्या है, पदों की संख्या में से हमें एक माइनस करना है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे हमारे पास श्रेणी है x और y श्रेणी है, ये हो गए हमारे पास 6, 9, 10, 8, 7, 12, 15 और 5। और y हमारे पास श्रेणी है, ये हो गया 10, 18, 16, 14, 20, 22, 18, ये हो गया 10। ऐसे करके ये श्रेणी है। अब हम देखते हैं इसमें कैसे निकालना है हमको। तो अगर हम पॉजिटिव x निकालते हैं तो हमें क्या करना है कि ये जो श्रेणी है इसमें से हमें इसको माइनस करना है। तो 6 में से हम x माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो 0 आएगा या दिशा पता नहीं होगी, दिशा ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव में आएगा साइन। इसके बाद हम 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव में आएगा। फिर हम कितना 10 में से 8 घटाएंगे तो ये भी क्या आएगा, ये होगा नेगेटिव में। उसके बाद हम घटाएंगे 7 में से 8 तो ये भी नेगेटिव होगा। इसके बाद हम 12 में से 7 घटाएंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 15 में से 12 घटाएंगे ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे हम y की निकालेंगे। y में हमें क्या करना है, सबसे पहले 10 में से हम y घटाएंगे तो क्या आएगा, या 0 या दिशा का हमें पता नहीं है, दिशा का पता नहीं है। फिर हमें क्या करना है, 18 में से 10 घटाना तो ये पॉजिटिव आएगा। 16 में से 18 घटाएंगे ये नेगेटिव आएगा। फिर 14 में से हमें 16 घटाना है तो ये भी नेगेटिव आएगा। फिर 20 में से हमें 14 घटाना है तो ये भी नेगेटिव आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, 22 में से 20 घटाना है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 18 में से हम 22 घटाएंगे ये नेगेटिव आएगा और 10 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं पॉजिटिव के, एक ये बन गया और एक ये वाला बन गया। तो ये क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2। हमें क्या करना है, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है इसके अकॉर्डिंग। और एन हमें पता है, ये पदों की संख्या में से हमें क्या घटाना है, 1 घटाना है। तो इस तरीके से इसका क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। अब देखते हैं हम इस विधि में और क्या होगा, इस विधि का यूज कहाँ होगा। तो इस विधि का यूज होगा दिशात्मक मान के लिए, दिशात्मक
मान मापन का संख्यात्मक मापन। इसके अलावा ये सबसे सरलतम विधि है। क्या है ये? सरलतम विधि। और क्या होगा? इसे दीर्घकालीन प्रवृत्ति का अध्ययन होता है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति का अध्ययन। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं स्पेयरमैन कोटी अंतर विधि। देखते हैं हम ये विधि क्या होगी। इसमें क्या है? स्पेयरमैन कोटी अंतर विधि से क्या कहते हैं? क्रमांतर विधि भी कहते हैं। इसके मुख्यतः 4 स्टेप है। सीमित क्षेत्र में उपयोगी होती है ये, जैसे कि व्यक्तिगत श्रेणी, काल श्रेणी, स्थान श्रेणी में। इसके अलावा जहां संख्यात्मक मापन संभव नहीं होता या पहचान न कर सके वहां इसका यूज होता है। इसके अलावा जहां संबंध अनियमित होते हैं वहां इसका यूज किया जाता है स्पेयरमैन कोटी अंतर विधि का। इसके अलावा गुणात्मक तथ्यों में उपयोगी होती है, जैसे ईमानदारी, बेईमानी, चातुर्यता। जो भी गुणों के आधार पर हम बनाते हैं श्रेणी, उसमें क्या होती है? उपयोगी होती है, क्योंकि यहाँ क्या है? क्रम अंतर करते हैं। अब हम इसके स्टेप देखते हैं। स्टेप फर्स्ट है एक्स व वाई श्रेणी को रैंक देंगे। सबसे पहले क्या करना है? हमें एक्स व वाई श्रेणी को रैंक देना है। जैसे कि पहले हमें क्या करना है? उसे आरोही या अवरोही में जमाना है, फिर उसे हम रैंक देंगे। उसके बाद क्या करना है? स्टेप 2 में एक्स व वाई की रैंक का अंतर हमें निकालना है। तो अंतर को क्या निकालेंगे हम? समीशन डी बराबर 0। नेक्स्ट है रैंक के अंतर को वर्ग करके उसका योग करना है। अब क्या करना है? उसको वर्ग करके योग मतलब समीशन डी स्क्वायर करना है हमें। इसके बाद हमें स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4 में हमें फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या है? आर बराबर 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। ये इसका फॉर्मूला है। एन स्क्वायर -1। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? और हम इसे लिख सकते हैं आर बराबर 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n³ -n भी लिख सकते हैं। इस विधि के हम यूज देखते हैं। हम अगर हम इस विधि का एग्जाम्पल और इसके यूज देखते हैं, पेयरमैन कोटी अंतर विधि। इसमें हम देखेंगे कि हम रैंक कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई सीरीज है एक्स और वाई, ये हो गई हमारे पास 18, 20, 15, 6, 9, 4, 12, 16, 8, 16, 15, 19, 12, 8। ये हो गया हमारे पास में 10। इसके बाद हमने लिया 6, 9, 4। फर्स्ट स्टेप में क्या था? हमें आरोही या अवरोही में रैंक लेनी है। अब हम देखते हैं रैंक कैसे लेंगे। सबसे पहले देखेंगे सीरीज ऐसा मान है, ये ऐसा मान है, तो ये क्या है? संशोधन की आवश्यकता नहीं है इसमें। संशोधन की आवश्यकता नहीं है इसमें। अब हम रैंक निकालते हैं। सबसे पहले रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई। फिर हमें क्या निकालना था? इसका अंतर निकालना था। तो रैंक का अंतर मतलब कि डी हमें निकालना है। फिर हमें क्या करना है? डी का स्क्वायर करना है, बस। देखते हैं हम रैंक ऑफ एक्स। हमने या तो आरोही क्रम में लेना है या अवरोही क्रम में लेना है। तो हम लेंगे इसको, सबसे हाईएस्ट का क्या है? इसमें 20 है, तो हमने 20 को क्या दी है? फर्स्ट रैंक दी है। इसके बाद 20 से कम है हमारे पास में 18, तो 18 को हमने क्या? सेकंड रैंक दी है। 18 से कम फिर हमारे पास है 16, तो 16 को हमने क्या? थर्ड रैंक दी है। फिर 16 से कम हो गया हमारे पास 15, तो ये हो गई हमारे पास में फोर्थ रैंक।
फिर है हमारे पास में 12, ये हो गई 5th रैंक। फिर 12 से कम है हमारे पास 9, ये हो गई यहाँ पर 6th रैंक। फिर 12 से कम हो, फिर 9 से कम क्या है 8, ये हो गई हमारे पास में 7th। फिर हमारे पास में बचा 8 से कम 6, ये हो गई 8th रैंक। और 4 हो गया हमारे पास में 9th रैंक। ऐसे हमें रैंक ऑफ वाई निकालनी है, तो वाई में हम देखेंगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू, इसमें है 19, तो 19 को हमने क्या दी है, फर्स्ट रैंक दी है। 19 से कम क्या है 16, इसे हमने सेकंड रैंक दी है। फिर 15 आ गया, इसे हमने थर्ड रैंक दी है। इसके बाद फोर्थ रैंक आ गया, ये फोर्थ के बाद फिफ्थ आ गया हमारे पास में, 10 आ गया फिफ्थ रैंक। फिर ये आ गया 9 सिक्स रैंक, ये आ गया 8 हमारे पास में 7th, ये हो गया 8 और ये हो गया 4 9th रैंक। इस तरीके से हमने रैंक की दी है। अब हमें क्या करना है, रैंक का अंतर निकालना है डी। तो हमने 2 में से 2 लेस किया, ये आ गया हमारे पास 0। फर्स्ट आ गया हमारे पास में 0 अंतर। सेकंड हमने 1 में से 3 लेस करना है, ये हो गया हमारे पास में माइनस का 2, ये हो गया 3। यहाँ से हम निकालेंगे, ये हो गया 4 1 4 3 3 और 2, ये हो गई। अब हमें करना है डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे 4 0 आ गया सबसे पहले, फिर 4 आ गया 9 16 1 16 9 9 एंड 4। यहाँ से हम डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, टोटल करेंगे इसका सबका। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 4 9, ये होगा 68। अब हमें क्या रखना है, इसको फॉर्मूले में रखना है 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस का 1। ये क्या हो गया, माइनस का 1 माइनस 68 एन एन स्क्वायर माइनस 1 कितने हो गए यहाँ पर, टोटल हो गया है यहाँ पर 720। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल जाएगी आर की। तो हम देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होगा। तो ये क्या है, सरलतम विधि है, सरलतम विधि और गुणात्मक तथ्यों में उपयोगी है ये विधि। इसके अलावा पद मूल्यों के निरपेक्ष माप का इसमें कोई महत्व नहीं है, निरपेक्ष माप का कोई महत्व नहीं। इसके अलावा इसकी खोजकर्ता की जब हम बात करते हैं, तो इसकी खोजकर्ता है एडवर्ड स्पेयरमैन, जो कि क्या है, मनोवैज्ञानिक। और इसमें आर की वैल्यू क्या आएगी, -1 से +1 आएगी आर की वैल्यू।